हेलो प्यारे बच्चों, आज लेक्चर नंबर 4 चल रहा है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का है ना। कौन सा लेक्चर चल रहा है बेटा? लेक्चर नंबर 4 चल रहा है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का ना। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 4। बच्चों हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे ना, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। एक मिनट, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे थे। उसमें अब एक लॉ आता है, लॉ शायद 4th नंबर का लॉ है, और वो आता है गे-लूसक लॉ। कौन सा लॉ आता है बेटा? गे-लूसक लॉ। बेटा ये लॉ ओनली किसके लिए वैलिड है? ये लॉ ओनली वैलिड है गैसेस के लिए, ओनली वैलिड फॉर गैसेस है ना, ऐसे लिख सकते हो आप, ओनली वैलिड फॉर गैसेस। इनका कहना था जब गैसेस कंबाइन होती हैं या प्रोड्यूस होती हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, तो उनके वॉल्यूम का जो रेशियो रहेगा वो ऑलवेज सिंपल होल नंबर रहेगा। समझे नहीं समझे? फिर बताता हूं। जब गैसेस कंबाइन होंगी या प्रोड्यूस होंगी किसी केमिकल रिएक्शन में, तो वो जो कंबाइन करेंगी बाय वॉल्यूम, वो रेशियो ऑलवेज सिंपल होल नंबर रहेगा अगर वो सारी गैसेस आइडेंटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पर हों तो। शर्त सुन ली नहीं सुनी? कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस है ना। N2 गैस प्लस 2H2 गैस 3H2 gas is 2NH3 gas. All gases are at identical temperature and pressure. तो इन गैसेस के वॉल्यूम का रेशो ऑलवेज सिंपल होल नंबर रहेगा, ये कहना था इस लॉ का। गे-लूसक लॉ का क्या कहना था? गे-लूसक लॉ का कहना था जब गैसेस प्रोड्यूस होती हैं या कंबाइन करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, तो उनका जो वॉल्यूम का रेशियो रहेगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा। उनके वॉल्यूम के कंबाइन होने का जो रेशियो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा अगर वो सारी गैसेस आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हो। इसका मतलब समझते हैं, इसमें वॉल्यूम का रेशियो क्या है? इसमें वॉल्यूम का रेशियो है 1:3:2। क्या कहने का मतलब है? इसका मतलब है अगर मैं एक पार्ट 1 पार्ट बाय वॉल्यूम N2 लूंगा, तो मुझे 3 पार्ट्स बाय वॉल्यूम H2 चाहिए to produce 2 parts by volume NH3। अरे बेटा बहुत आसान लॉ है। जब गैसेस कंबाइन करती हैं या प्रोड्यूस करती हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, तो उनके वॉल्यूम का रेशियो भी सिंपल होल नंबर रहेगा अगर वो सारी गैसेस आइडेंटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पर हैं तो। ठीक है, सुना ध्यान से। वो सारी गैसेस के बीच में वॉल्यूम का जो रेशियो है वो सिंपल होल नंबर रहेगा अगर वो सारी गैसेस आइडेंटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर मुझे 2 पार्ट्स बाय वॉल्यूम अमोनिया बनाना है, तो मुझे 1 पार्ट बाय वॉल्यूम क्या चाहिए? M2 चाहिए, 3 पार्ट्स बाय वॉल्यूम H2 चाहिए, और तब जाके मेरा 2 पार्ट्स बाय वॉल्यूम अमोनिया बनेगा। तो बताओ इनके बीच में वॉल्यूम का रेशियो कितना आ गया? बताओ इनके वॉल्यूम का रेशियो कितना आ गया? बड़ा आसान है, 1:3:2।
अगर गैसेस, इसके अलावा ज्यादा पूछा नहीं जाता, अगर गैसेस कंबाइन करती हैं या प्रोड्यूस होती है किसी केमिकल रिएक्शन में तो उनके वॉल्यूम का रेशियो सिंपल होल नंबर होता है। उनके वॉल्यूम का रेशियो सिंपल होल नंबर होता है। इतनी बात लिख लो, फिर आगे समझाता हूँ। समझे इतनी बात? गे-लूसन में शर्त ये है बच्चों, शर्त सुन लो, अरे शर्त तो सुन लो। शर्त ये है कि वो सारी गैसेस आइडेंटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पर होनी चाहिए। तो जब गैसेस कंबाइन करें या प्रोड्यूस हो किसी केमिकल रिएक्शन में तो उनके वॉल्यूम का रेशियो सिंपल होल नंबर आएगा इफ दे ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब वो सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम में कंबाइन करती हैं, उनके बीच में जो वॉल्यूम का रेशियो आता है वो सिंपल होल नंबर आता है। पहले इतना लिख लो। चलो समझाता हूं और समझाता हूं। बहुत आसान लॉ है। मतलब जब गैसेस कंबाइन करती हैं और प्रोड्यूस होती हैं किसी केमिकल रिएक्शन में तो उनके बीच में वॉल्यूम का जो रेशियो है वो सिंपल होल नंबर आता है। वहां उनका मास नहीं लेते हम, वॉल्यूम का रेशियो लेते हैं। समझो, जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 2 है ना। अगर मैं H2 ले लूं, Cl2 गैस ले लूं, सही है, और गिव्स 2HCl गैस ले लूं, ये सारी गैसेस, ये ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आपने इन गैसेस को अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर पे ले लिया तो फिर ये लॉ होल्ड नहीं करेगा। सारी गैसेस सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर है तो इसका मतलब है इनके बीच में जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। चेक करते हैं। इसका मतलब है 1 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ H2 is combined with 1 part by volume of Cl2 gives 2 part by volume of HCl। देखो रेशियो, देखो सिंपल होल नंबर है। इसका मतलब क्या है? अगर 1 पार्ट बाय वॉल्यूम H2 कंबाइन करेगी तो 1 पार्ट बाय वॉल्यूम Cl2 को कंबाइन करना पड़ेगा टू गिव 2 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ HCl। समझ गए? तो इनके बीच का वॉल्यूम का रेशियो कितना आएगा? 1:1:2 है। When gases combine, मेरे प्यारे बच्चों, when gases combine or produce in a chemical reaction, when gases combine and produce in a chemical reaction, they do so in simple whole number ratio by volume। अब समझो, by volume, when gases combine to produce in a chemical reaction they do so in a simple whole number ratio by volume if all gases are at same temperature and pressure। अगर सभी गैसेस सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर होंगी, इसको बोला जाता है गे-लूसन लॉ। समझे? बहुत आसान है। एक और एग्जांपल सिखाता हूं एनसीईआरटी का। एग्जांपल नंबर 3, H2 गैस combined with half O2 गैस gives 2H2O गैस, है ना, सॉरी H2O गैस। ये सभी गैसेस सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर है। एनसीईआरटी बोलती है कि अगर इसका मैं 100 ml लूंगा तो बताओ इसका 100 ml से कितने ml से कंबाइन करेगा? 50 ml से, तब जाके इसका 100 ml बनेगा। यही एनसीईआरटी बताती है कि 100 ml H2 combined with 50 ml of O2 gives 100 ml of H2। तो अब इनका रेशियो ले लो, इनके वॉल्यूम का रेशियो ले लो, देखो अभी प्रूफ हो जाएगा। इनके वॉल्यूम का रेशियो ले लो, 100:50:100। बताओ कितना आ रहा है इसका रेशियो? 2:1:2। क्या कहने का मतलब है? जरा बताओ मुझे, क्या कहने का मतलब है? इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 2 पार्ट बाय वॉल्यूम H2 लूंगा तो मुझे 1 पार्ट बाय वॉल्यूम O2 चाहिए टू गिव 2 पार्ट्स बाय वॉल्यूम H2O बनाने के लिए। समझो जरा।
अगर मैं 2 पार्ट बाय वॉल्यूम H2 लूंगा तो मुझे 1 पार्ट बाय वॉल्यूम O2 चाहिए टू प्रोड्यूस 2 पार्ट्स बाय वॉल्यूम H2O बनाने के लिए। समझ गए? कहने का मतलब है इसके बीच में वॉल्यूम का रेशियो सिंपल होल नंबर है, इसी को बोला जाता है गे-लूसेक लॉ। तो जब गैसेस कंबाइन करती हैं कि या किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस करती हैं तो उनके कंबाइन होने पर या प्रोड्यूस होने पर उनके वॉल्यूम का जो रेशियो आता है वो ऑलवेज सिंपल होल नंबर रेशियो आता है। शर्त ये है कि अगर सारी गैसेस को कहाँ होना चाहिए, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर होना चाहिए। सभी गैसेस को सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ले। ठीक है, चलो जल्दी करो आगे। सिंपल है, बहुत आसान लॉ है कि अगर गैसेस कभी भी कंबाइन करती हैं या प्रोड्यूस करती हैं किसी केमिकल रिएक्शन में तो उनके वॉल्यूम का रेशियो ऑलवेज सिंपल होल नंबर होगा। इस लॉ को बोला जाता है गे-लूसेक लॉ। सही, इसको क्या बोला जाता है? गे-लूसेक लॉ बोला जाता है। अगला लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। बहुत आसान है, अलग तरीके से सिखाऊंगा, है ना। एवोगैड्रोस लॉ कौन सा लॉ है? 5th नंबर का लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैसेस को ले लो। मैं लिख रहा हूं सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर अलग अलग गैसेस को ले लो। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर अलग अलग गैसेस को ले लो। हिंदी में लिखा करूं मेरी चीजों को, मान समझते हैं। मैंने एक गैस ली है हाइड्रोजन, एक गैस ली है मैंने हाइड्रोजन, एक गैस ली है मैंने ऑक्सीजन और एक गैस ली है मैंने ज़ीनॉन। जानते हैं ना ज़ीनॉन इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का मतलब होता है बहुत ही लेस रिएक्टिव गैस है। मैंने 3 अलग अलग गैसेस ली हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नियॉन। सभी गैसेस को मैंने सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे लिया है। सभी गैसेस को मैंने सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे लिया है और सभी गैसेस के मोल्स मैंने बराबर लिए हैं। 1 मोल हाइड्रोजन लिया है, 1 मोल ऑक्सीजन लिया है, 1 मोल ज़ीनॉन लिया है। अगर आपने सभी गैसेस को सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे ले लिया और उनका मोल्स भी सेम ले लिए तो दे ऑल कंसिस्ट सेम वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम भी सेम होगा। ये कहना चाहता हूं। आपने अलग अलग गैसेस ले ली, सभी के मोल्स सेम ले लिए और उन सभी गैसेस को सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ले लिया तो उन गैसेस का वॉल्यूम भी सेम होगा। फिर से सुन लो मेरी बात, क्या बताना चाहता हूं। मैं यहां लिख रहा हूं सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर अलग अलग गैसेस को ले लो। अगर मैं उनके सेम मोल्स लेता हूं, मैं यहां लिख रहा हूं अगर उन गैसेस के सेम मोल्स लेता हूं, अगर उन गैसेस के सेम मोल्स लेता हूं और उनका वॉल्यूम भी सेम होगा। ये कहानी है। अब मान लो अगर मैं अलग अलग गैसेस को सेम टेम्परेचर, मतलब उनका, अगर मैं अलग अलग गैसेस को सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर ले लूं, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे ले लूं और उन सभी गैसेस के मोल्स को सेम ले लूं तो उनका वॉल्यूम भी सेम होगा और उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम होंगे। मतलब सेम वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये लॉ है, आपको समझना है। फिर से इस लॉ को समझना है बहुत अच्छे तरीके से। जरा मैं पेज को अपने दबा दूं, इस लॉ को अच्छे से समझना है। पहले इतना लिख लो फिर मैं समझाता हूं।
कहने का मतलब है नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करेगी ये कहानी। नेचर ऑफ गैस का मतलब है सभी गैसेज अलग अलग है, सभी का नेचर अलग अलग है, इस बात से कोई लेना देना नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और वो होता है गैसेस के लिए 1 atm प्रेशर एंड 273 केल्विन। तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं वो गैसेस, वो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करती हैं वो करती हैं 22.4 लीटर। समझो मेरी बात है। मतलब मान लो अगर मैं 1 मोल हाइड्रोजन गैस ले लूं, 1 मोल ऑक्सीजन गैस ले लूं, 1 मोल ज़ीनॉन गैस ले लूं, तीनों गैसेस को मैं एसटीपी पे ले लूं, तीनों गैसेस को मैं एसटीपी पे ले लूं। एसटीपी का मतलब समझ गए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तीनों गैसेस को मैंने एसटीपी पे ले लिया, तीनों गैसेस के मोल सेम है, तो तीनों गैसेस का जो वॉल्यूम आएगा वो भी सेम आएगा, तीनों गैसेस का वॉल्यूम भी सेम आएगा 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। सुनो ध्यान से। और अगर इनका वॉल्यूम सेम आएगा, वॉल्यूम सेम आ गया ना, इनका वॉल्यूम क्या आ गया, सेम आ गया, वॉल्यूम सेम आ गया। अब इनका वॉल्यूम अगर सेम है तो इनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम होंगे। कहने का मतलब है इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस, गैसेस का नेचर अलग अलग है, बट दे ऑल ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। गैसेस, अगर आप अलग अलग गैसेस को सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर ले लो और उनके सेम मोल्स ले लो तो उनके वॉल्यूम भी सेम होंगे और उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो भी सेम होंगे। ये कहना है इस लॉ का। तभी तो बनाया गया कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करती है 22.4। अगर कोई सी भी गैस है, ये बताओ इन तीनों गैसेस का नेचर अलग अलग है, इन तीनों गैसेस का नेचर अलग अलग है, जबकि इन तीनों गैसेस को सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे लिया गया है। जब इन तीनों गैसेस को सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे लिया गया और इनके मोल्स भी सेम है तो इनके वॉल्यूम भी सेम होंगे और इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो भी सेम होंगे। मैं लिख रहा हूं इस लॉ को, फिर समझते हैं। मैं इस लॉ को लिख रहा हूं, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, नोट कर लो, लॉ लिख दो। अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर चेंज किया तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। मैं फिर से लिख रहा हूं इस लॉ को, इस लॉ को मैं लिख रहा हूं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contain gases at same temperature and pressure, at same temperature and pressure contain equal number of molecules or particles। क्या कहना चाहता हूं, अगर देखो ना, सुनो, अगर आपने गैसेस को सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर ले लिया, गैसेस को सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे ले लिया, सुन रहे हैं ध्यान से, तो उनका वॉल्यूम भी सेम होगा अगर उनके मोल सेम है। अगर उनके मोल सेम है, अगर उनके मोल्स सेम हैं
अगर उनके मोल्स सेम हैं तो वॉल्यूम भी सेम होगा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, अगर आपने गैसेस को सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर ले लिया तो इसका उल्टा भी कह सकते हैं, और अगर उनके वॉल्यूम सेम है तो उनके पार्टिकल्स भी सेम होंगे और उनके मोल्स भी सेम होंगे। सुना ध्यान से, नहीं सुना? अगर मैं गैसेस को सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर ले लूं और उनके मोल्स को सेम ले लूं तो उनके वॉल्यूम भी सेम होंगे और उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो भी सेम होंगे। बहुत ध्यान से सुनो, इसका गैस के नेचर से लेना देना नहीं होता, इसका गैस के नेचर से लेना देना नहीं होता, इसका गैस के नेचर से लेना देना नहीं होता, इसका गैस के नेचर से लेना देना नहीं होता। अगर मान लो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर गैसेस के वॉल्यूम अगर सेम है तो उनके पार्टिकल्स भी सेम होंगे, ये कहना चाहते हैं। अगर मैं गैसेस ले लूँ और उनका वॉल्यूम सेम कर दूँ सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो भी सेम होंगे। अब जरा आप समझो, इसका गैस के नेचर से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप गैसेस को सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर ले लें और अगर उन गैसेस के वॉल्यूम सेम है तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो भी सेम होंगे। चलिए फिर समझाता हूँ कौन सा लॉ है, एवोगैड्रो लॉ। अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर बदल दिया तो फिर वॉल्यूम ऑफ गैस भी बदल जाएगा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बदल जाएंगे। मैं आपको जो बता रहा हूं उसको आप अपने वर्ड्स में लिखिएगा, है ना, अपने वर्ड्स में लिखिएगा। आप मेरी बात समझिए, अलग अलग गैसेस को, आप समझो मेरी बात को, अलग अलग गैसेस को सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर ले लो, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ले लो, उनके मोल्स भी सेम ले लो, उनके मोल्स भी सेम ले लो, अब रिजल्ट बता रहा हूं, रिजल्ट सुनिए। अगर आपने अलग अलग गैसेस को सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर ले लिया है और उनके मोल्स भी सेम ले लिया तो उनके वॉल्यूम भी सेम होंगे, उनके वॉल्यूम भी सेम होंगे और उन गैसेस के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। ये मैं बताना चाहता हूँ। कहने का मतलब है अगर आप अलग अलग गैसेस को सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे ले लो, उनके मोल्स को सेम ले लो तो उनके वॉल्यूम भी सेम होंगे और उन गैसेस के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो भी सेम होंगे। ये बताना चाहता हूँ। अगर आपने अलग अलग गैसेस को अगर आपने सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे ले लिया और उनके सेम मोल्स ले लिए हैं तो उनका वॉल्यूम भी सेम होगा और उनके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो भी सेम होंगे। समझे नहीं समझे? चलिए, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 1 मोल हाइड्रोजन गैस ले लूं, अगर मैं 1 मोल ऑक्सीजन गैस ले लूं और अगर मैं 1 मोल नाइट्रोजन गैस ले लूं, तीनों का नेचर अलग अलग है और तीनों गैसेस को मैंने सेम टेम्परेचर मतलब एसटीपी पे ले लिया है। जब मैं तीनों गैसेस को एसटीपी पे लूंगा तो इनका वॉल्यूम तीनों का सेम आएगा, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो इनके वॉल्यूम भी सेम होंगे
और इनके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, इन तीनों के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, इन तीनों के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो भी सेम, इन तीनों के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो भी सेम होंगे। ये मैं बताना चाहता हूँ। इसी चीज को एवोगैड्रो लॉ जो न्यूमेरिकल लिखेगा, एवोगैड्रो लॉ से जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसी को हम लोग कहते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का 1 मोल ले लो, किस कंडीशन पे ले लो, एसटीपी पे ले लो। एसटीपी का मतलब क्या है, 1 atm प्रेशर, 273 केल्विन, तो सभी का वॉल्यूम सेम होगा 22.4 लीटर, और सभी के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो भी सेम होंगे। तो 1 मोल किसी भी गैस का एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है, 22.4 लीटर ऑक्युपाई करता है। तो अगर वॉल्यूम सेम है तो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम होंगे, यही बताना चाहता हूँ। ये तीनों अलग अलग गैसेस हैं, तीनों गैसेस का नेचर अलग अलग है। ऑल 3 गैसेस हैविंग डिफरेंट नेचर, ऑल 3 गैसेस हैविंग डिफरेंट नेचर, तीनों गैसेस हैविंग डिफरेंट नेचर, ऑल 3 गैसेस हैविंग डिफरेंट नेचर। इन तीनों गैसेस का डिफरेंट नेचर है ना, इन तीनों गैसेस का डिफरेंट नेचर है। और जब इन तीनों गैसेस का डिफरेंट नेचर है और इन तीनों गैसेस को मैं सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर ले लूँ, एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इन तीनों गैसेस को अगर मैं सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे ले लेता हूँ तो इनके वॉल्यूम भी सेम होंगे और इनके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो भी सेम होंगे। तो इसी चीज को सर एवोगैड्रो ने कैसे कहा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, equal volume of all gases at same temperature and pressure, at same temperature and pressure, at same temperature and pressure, equal volume of all gases at same temperature and pressure consist equal number of particles, consist equal number of particles। अगर मैं सभी गैसेस को सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर ले लूँ तो उन गैसेस के पार्टिकल्स भी सेम होंगे अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो। इसी लॉ को बोला गया एवोगैड्रो लॉ। बच्चों इसी लॉ को बोला गया एवोगैड्रो लॉ, समझ रहे हैं ना, इसी लॉ को बोला गया एवोगैड्रो लॉ, नोट कर लो, इसी लॉ को बोला गया एवोगैड्रो लॉ, इसी लॉ को बोला गया एवोगैड्रो लॉ। सिंपल वर्ड्स में हम ऐसे बोल सकते हैं, गैसेस के अगर मोल्स सेम है तो उनके वॉल्यूम भी सेम होंगे, गैसेस के मोल्स सेम है तो उनके वॉल्यूम भी सेम होंगे, उनके पार्टिकल्स भी सेम होंगे अगर गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर हैं। मैं यहां लिखूं, गैसेस के मोल्स सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होंगे। अगर गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर हैं तो। अगर गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर हैं तो अगर गैसेस के मोल सेम हैं तो उनके वॉल्यूम भी सेम होंगे और उनके अंदर पार्टिकल्स भी सेम होंगे अगर दे ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, irrespective of the nature of the gas, irrespective of the nature of the gas, गैस के नेचर से कोई लेना देना नहीं है। अब तो समझ में आ जाना चाहिए, irrespective of the nature of the gas। तो अगर गैसेस के मोल सेम है तो उनका वॉल्यूम सेम होगा, वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होंगे, बट कंडीशन ये है कि वो सारी गैसेस कहाँ होनी चाहिए, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर होनी चाहिए। आसान लॉ है।
अच्छा ये बताओ, गे-लूसक ने ये कहा था जब गैसेस कंबाइन करती हैं प्रोड्यूस करती हैं तो उनके वॉल्यूम का रेशियो सिंपल होल नंबर रहता है। इसका कहना था कि अगर गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर हैं और अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो उनके अंदर पार्टिकल्स भी सेम होंगे। ये इसका न्यूमेरिकल कंसेप्ट है, ये इसका न्यूमेरिकल कंसेप्ट है, ये इसका न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है। समझो मेरी बात को, ये इसका न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंसिस्ट इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल और मॉलिक्यूल्स, है ना। इतना लिख लो, अगर आपको समझ में आया तो मुझे जरूर बताना कमेंट करके, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर सभी गैसेस को सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर ले लो, है ना, और उनके वॉल्यूम को सेम कर दो तो उनके अंदर जो पार्टिकल्स निकलेंगे वो भी सेम। समझ गए नहीं समझ? अगर आप अलग अलग गैसेस ले लो, है ना, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे ले लो और उन गैसेस के वॉल्यूम को सेम कर दो तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो भी सेम होंगे। समझे? बताओ जल्दी से, नोट कर लो। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सर डाल्टन्स ने क्या बताया? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है सर, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है ना, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अच्छा मुझे एक चीज समझाओ सर, डाल्टन्स ने मैटर के बारे में बताया था कि मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे जिनको हम एटॉमियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमियो, और इन्हीं को आगे जाके एटम्स बोला। सर डाल्टन्स ने कुछ थ्योरी दी थी मैटर के बारे में कि मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जिनको एटॉमियो बोलते हैं। तो मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूँ। पहला पॉइंट ये है कि मैटर, आप लोग 9th में पढ़ के आए होंगे, मैटर इज composed of small indivisible particle called atomium। सर डाल्टन्स ने कहा था कि जो मैटर होता है वो कंपोज करता है, मतलब बना होता है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से जिनको शुरुआत में एटॉमियो बोला गया। अब इन्होंने अपनी थ्योरी दी और इसके बहुत सारे ड्रॉबैक भी निकले। इस थ्योरी का पहला पॉइंट क्या था कि मैटर जो है वो कंसिस्ट करता है इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। अब इनके वक्त पर यह पता नहीं हो पाया था कि एटम फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल में टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सुना ध्यान से, मैंने क्या बताया? सर डाल्टन्स ने कहा किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है और वो इंडिविजुअल, मतलब वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, वो सबसे बेसिक यूनिट है और वो यूनिट है एटम। बट आगे जाके ये मालूम चला कि एटम अपने सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टूट जाता है। तो यहाँ पर गलत हो गया ना सर, डाल्टन्स नहीं हुए। समझो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, समझो मेरी बात को। मैं क्या बताना चाहता हूँ, इनका कहना था कि मैटर जो कंसिस्ट करते हैं वो इंडिविजुअल पार्टिकल कंसिस्ट करते हैं कॉल्ड एटम्स। पहला क्या पॉइंट था? मैटर कंसिस्ट indivisible particle called एटम। कि इनका कहना था किसी भी मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट है उसे क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एटम भी तीन, आगे जाके मालूम चला जब इनका ड्रॉबैक आया, जब इनका फेलियर आया तो उसमें मालूम चला कि एटम फर्दर डिवाइड हो जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल में, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है वो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बट इनका कहना था कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता, किसी भी मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट है वो एटम है, और उन्होंने कहा कि ये एटम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। बाद में मालूम चला कि ये एटम फर्दर डिवाइड हो सकता है, ये एटम फर्दर टूट सकता है। किस में टूट सकता है? सब एटॉमिक पार्टिकल में टूट सकता है, जिनको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहा जाता है। सब एटॉमिक पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहा जाता है। तो इनका क्या कहना था कि मैटर जो है वो फर्दर आपका बना होता है स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। बट ये इनका ड्रॉबैक था कि मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है एटम, वो फर्दर डिवाइड हो सकता है सब एटॉमिक पार्टिकल में,
जिसमें ये क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। एक तो पॉइंट इनका ये था, मैंने ड्रॉबैक भी सामने समझा दिया है। सेकंड पॉइंट क्या था कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं एक ही एलिमेंट के एटम्स ले लूं तो वो हर चीज में सेम होंगे, प्रॉपर्टीज में भी सेम होंगे, मास में भी सेम होंगे। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, atoms of same element is same in all respect, same in all respect, atoms of same element is same in all respect, like किस किस चीज में सेम होंगे, प्रॉपर्टीज में सेम होंगे, मास में सेम होंगे, ऐसा इन्होंने कहा था। मतलब एक ही एलिमेंट के एटम्स हर चीज में सेम होंगे। बट मैं आपको बता दूं ये आइसोटोप्स में फेल हो गए, आइसोटोप्स को ये समझा नहीं पाए, आइसोटोप इनका फेलियर था। कैसे? आइसोटोप जैसे क्लोरीन के दो एटम हैं तो हर चीज में सेम होने चाहिए थे, बट आइसोटोप में क्लोरीन के ये एटम मासेस में अलग अलग हो गए, ये मासेस में डिफरेंट हो गए, तो यहाँ ये फेल हो गया। अरे इनका ये कहना था कि एक ही एलिमेंट के जो एटम्स है वो हर चीज में सेम होने चाहिए, बट आइसोटोप्स की कहानी में ये फेल हो गए, क्योंकि आइसोटोप्स के अंदर एक ही एलिमेंट के दो एटम्स है, ये क्लोरीन के एटम है ना, एक का मास 35 है, एक का मास 37 है, तो मासेस में अलग अलग हो गए। जबकि इनका कहना था कि एक ही एलिमेंट के एटम्स हर चीज में सेम होंगे। अच्छा मैं इनका दूसरा ड्रॉबैक बता रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ, इनका एक और ड्रॉबैक था, एलोट्रॉप्स। अच्छा मैं एलोट्रॉप्स बता दूं, एलोट्रॉप्स का मतलब है, अगर मैं कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करूं तो ये सभी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है, डायमंड भी कार्बन है और बकमिंस्टर फुलरीन भी कार्बन है। बोलो, तीनों ही कार्बन है, तो तीनों ही एक ही एलिमेंट है, तीनों एक ही एलिमेंट है ना, तीनों एक ही एलिमेंट है कार्बन, बट इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जबकि ग्रेफाइट उतना हार्ड नहीं है। बोलो, समझ नहीं रहे? ये सब एक ही एलिमेंट के पार्ट है ना, सभी कार्बन है ना, ग्रेफाइट भी कार्बन होता है, डायमंड भी कार्बन होता है, बकमिंस्टर फुलरीन भी कार्बन होता है, बट तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है ना, तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। जबकि इनका क्या कहना था, एक ही एलिमेंट के एटम्स हर चीज में सेम होंगे, बट ये तो एक ही एलिमेंट है ना, कार्बन, तो इनके एटम्स हर चीज में सेम होने चाहिए थे, प्रॉपर्टीज में भी सेम होने चाहिए थे, बट इन तीनों की प्रॉपर्टीज तो अलग अलग है। तो एलोट्रॉप्स के केस में भी ये फेल हो गए, ये भी इनका फेलियर था, एलोट्रॉप्स भी इनका फेलियर था सेकंड पॉइंट का, एलोट्रॉप्स भी इनका फेलियर था सेकंड पॉइंट का। क्या कहा था इन्होंने, हर एक सेम एलिमेंट्स के एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इज सेम इन ऑल रिस्पेक्ट, हर चीज में सेम होने चाहिए, सेम एलिमेंट के एटम्स हर चीज में सेम होने चाहिए थे, बट वो किस किस में फेल हो गए, किस किस में फेल हो गए, एक तो आइसोटोप्स में फेल हो गए, आइसोटोप्स में फेल हो गए, मासेस में अलग अलग हो गए, सेम एलिमेंट के एटम्स मासेस में अलग अलग हो गए, और सेम एलिमेंट के एटम्स प्रॉपर्टीज में भी अलग अलग हो गए, और वो केस था एलोट्रॉप्स, वो केस था एलोट्रॉप्स। सेम प्रॉपर्टीज, सेम एलिमेंट के एटम्स प्रॉपर्टीज में भी अलग अलग हो गए, डायमंड हार्डेस्ट है बट ग्रेफाइट उतना हार्ड नहीं है, तो ये तीनों बेसिकली हैं कौन, ग्रेफाइट हो चाहे डायमंड हो चाहे बकमिंस्टर फुलरीन हो, ये बेसिकली है क्या, कार्बन ही तो है, सभी कार्बन के एटम्स ही तो कंसीडर करते हैं, कंसिस्ट करते हैं, और सभी में कार्बन के एटम्स हैं, बट वो एटम्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, तो इस केस में ये फेल हो गया। तो पहले दो पॉइंट लिखो, पहले दो पॉइंट लिखो, दो पॉइंट्स लिख लो जल्दी से, अगला समझा, अगला समझा, अगला समझा।
अगला पॉइंट ये कहता है कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स इज डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम इज डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। थर्ड पॉइंट, एटम्स ऑफ different element, atoms of different element is different in all respect। डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। अच्छा, ऑल रिस्पेक्ट में कौन कौन आता है? ऑल रिस्पेक्ट में आता है मास, प्रॉपर्टीज, है ना, मतलब अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हर चीज में अलग अलग होंगे। बट इसका फेलियर था आइसोबार, फेलियर था इसका आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स मासेस में सेम हो जाते हैं, मासेस में सेम हो जाते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम मासेस में सेम हो जाते हैं। आप बोलेंगे कैसे, समझा रहा हूं। जैसे मान लो ये एक आर्गन है, आर्गन एक एलिमेंट है, उसका एटम आर्गन है। कैल्शियम एक एलिमेंट है, उसका एटम कैल्शियम है। हर चीज में अलग अलग होने चाहिए थे, बट दोनों के मासेस सेम होते हैं, दोनों के मासेस सेम होते हैं। इनको बोला जाता है आइसोबार। आइसोबार हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, है ना, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अलग अलग एलिमेंट के वो एटम्स जो मासेस में सेम है, ऐसे भी बोल सकते हैं। अलग अलग एलिमेंट के वो एटम्स जो मासेस में सेम है, उनको बोला जाता है आइसोबार। अलग अलग एलिमेंट्स के वो एटम्स जो मासेस में सेम हो, उसको बोला जाता है आइसोबार। इनका ये कहना था कि अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हर चीज में अलग अलग होने चाहिए, बट बाद में मालूम चला कि वो मासेस में सेम हो गए। और उसका एग्जांपल था आइसोबार, उसका एग्जांपल था आइसोबार, है ना, नोट करो। जल्दी से नोट कर लो अगला पॉइंट। कितने हो गए? 3 हो गए। तीन पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। इन्होंने एक बार पॉइंट दिया, 4th पॉइंट था, ये पूछा जाता है कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड when atoms of different elements, when atoms of different element combine in a fixed ratio। सही बात है ये तो। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या है? फिक्स्ड रेशो, और ये रेशो क्या होना चाहिए? सिंपल होल नंबर होना चाहिए। इनका कहना था जब कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है तो एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो एक फिक्स रेशो में कंबाइन होने चाहिए। बिल्कुल बात सही है। अगर आपने ये रेशो बदल दिया तो कंपाउंड बदल जाएगा। जैसे मान लो, ये तो आपने सीखा है ना, अगर आपको H2O बनाना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रेशो कितना होना चाहिए? 2:1 होना चाहिए। मान लो अगर आपने रेशो बदल दिया तो कंपाउंड बदल जाएगा। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये वाटर। ये तो बात इन्होंने सही बोली थी, ये बात तो इन्होंने सही बोली थी कि अगर आप कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं तो एलिमेंट्स के एटम को एक फिक्स रेशो में कंबाइन करना पड़ेगा, और वो रेशो सिंपल होल नंबर होना चाहिए। यहाँ दिक्कत है। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे थे, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे थे जिसमें एलिमेंट्स जब कंबाइन कर रहे थे, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे थे जिसमें एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे थे, कंबाइन, बट द रेशो इज नॉट अ होल नंबर, बट द रेशो इज नॉट अ होल नंबर। बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिसमें एलिमेंट्स कंबाइन तो कर रहे थे, बट जो
जिस रेशो में कर रहे थे वो सिंपल होल नंबर नहीं था। आप बोलेंगे सर ये भी एक फेलियर है, ये भी एक फेलियर है सर डाल्टन्स का। उनका कहना था जब एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे और कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे तो उन एलिमेंट का जो बीच में जो कंबाइन करने का जो रेशो होगा वो सिंपल होल नंबर होगा। बट बाद में मालूम चला ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ये रेशो कॉम्प्लेक्स था। जो ये रेशो था ये कॉम्प्लेक्स था। आप बोलेंगे ये रेशो कॉम्प्लेक्स कैसे था, समझा दो। ये रेशो कॉम्प्लेक्स ऐसे था, आपने सुक्रोज ले लिया C12H22O11, आपने क्या ले लिया, सुक्रोज ले लिया। आपने जब सुक्रोज ले लिया तो इसमें ये रेशो कितना आ रहा था, 12:22:11। आप इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो नहीं कह सकते। अच्छा ये कहानी वैलिड कहाँ थी, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज में जो रेशो आ रहा है एटम्स के एलिमेंट्स के बीच में कंबाइन होने का वो आ रहा है 6:12:6। इसमें ये कहानी वैलिड थी कि सिंपल होल नंबर रेशो आ रहा है। इनका कहना था जब भी एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे वो रेशो फिक्स होगा। मैं भी मानता हूँ फिक्स होगा, बट वो रेशो सिंपल होल नंबर होगा ये नहीं हो सकता। कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऐसे थे जिसमें ये रेशो कॉम्प्लेक्स था। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे थे जिनमें ये रेशो कॉम्प्लेक्स था। इनका कहना था एलिमेंट जब भी कंबाइन होंगे एक फिक्स रेशो में कंबाइन होंगे और वो रेशो ऑलवेज सिंपल होल नंबर रेशो होगा, बट ऐसा नहीं था। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये रेशो कॉम्प्लेक्स था। तो समझ गए फेलियर कितने हो गए, 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट ये था कि ना तो मैटर क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। 5th पॉइंट था कि मैटर ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो मैटर को क्रिएट किया जा सकता है ना मैटर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। फिर मैंने एक पॉइंट लिखा है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। ना तो एटम्स क्रिएट किए जा सकते हैं ना डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है और रीअरेंज होते हैं, बस। ना तो एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना एटम को क्रिएट किया जा सकता है। ये बोला था किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान सिर्फ आप एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं और उस दौरान ना तो एटम क्रिएट किए जाते हैं ना एटम डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये हमारी कौन सी थ्योरी आ गई, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हो गई, विथ ड्रॉबैक्स हो गई। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक मास, और वो पढ़ेंगे हम लेक्चर 5 में। सही है, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना था, अच्छे से पढ़ना था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। कोई डाउट हो तो मुझे जरूर भेजिएगा, है ना। बेटा मेरे गले में थोड़े अल्सर है, इस चक्कर में मैं थोड़ा रुक रुक के पढ़ा रहा हूँ, है ना। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, थैंक यू।